अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रिया बरफा और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि हम अपना वीक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमने फिर हर तरह से प्लान किया होता है, जिसमें हमारे काम भी शामिल हैं, जिसमें हमारा टूरिज्म भी शामिल है, हमारे कुछ सैरें भी शामिल होती हैं। तो उन लोगों के लिए भी खुसूसी तौर पर अपडेट है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो अब थम चुका है और हम सब ने ही ठंडे ठंडे अप्रैल का भी मज़ा ले लिया है। लेकिन अब फाइनली गर्मी आ रही है और बड़े ज़ोरों शोरों की गर्मी आएगी, ये महकमा मौसमियात की तरफ से ही हमें बताया जा रहा है। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो चंद मकामात हैं उन पर अभी भी बारिश का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत जो था वो नवाबशाह में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। तो शहर लाहौर की फ़िज़ा के हवाले से भी आपको बताएं कि यहाँ पर फिर से आलूदा होने लगी है हमारी फ़िज़ा और एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पर आ गया है, जिसके बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया है। उधर कराची का जिक्र किया जाए तो वहां पर समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया है। तो ये है मौसम की अपडेट जो कि हमने आपको दी। लेकिन जहां पर मौसम की वजह से मूड खुशगवार हो रहा है, वहीं पर अनवार अपने सेट पर वापसी के बाद भी थोड़ा सा फेस पे स्माइल तो आई है। हम भी काफी आज इजी फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी भी वापसी हुई है हमारे ओरिजिनल से। ऐसा लग रहा था पड़ोसियों के घर से हम काम कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं न्यू टॉप स्टोरीज। पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। जजेस तकर्री की आईनी तरामीम, पीटीआई का मुखालफत का ऐलान। भारी बैरूनी सरमाकारी, सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। गंदुम दरामद स्कैंडल, सरकारी दस्तावेजात ने राज खोल दिया। ओवर बिलिंग करने वालों को भी अब सजा मिलेगी, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। और आज एक नन्हे सोशल मीडिया स्टार की भी न्यू पाकिस्तान में शिरकत है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है और इक़्तिदार के ऐवानों में हम देख रहे हैं कि हुकूमत की शरीक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सूबों में अपने गवर्नरों की तकर्री के बाद वफाकी हुकूमत में शामिल होने जा रही है, जिसका बारहा वो ये जिक्र करते रहे हैं कि वो किसी भी सूरत वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन शायद अब हालात उनके लिए मौजू हो रहे हैं, हालात उनके लिए साजगार हो रहे हैं, तो अब वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बर्डन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं उठाना चाह रही थी जिससे अवाम पर बोझ पड़े। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक से वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। जैसे सऊदी अरब से भी हम देख रहे हैं एक बड़ा आम वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। तो उसके पेश नज़र अब ऐसा लग रहा है कि मामलात कुछ आसान हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी भी अब यही चाह रही है और 8 वजारतें मिलने का उन्हें इम्कान है। ताहम वजारतों के इंतखाब और तादाद के हवाले से जो हतमी फैसला है वो होना अभी बाकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो वफाकी काबीना में शमूलियत की तरदीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की गवर्नर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी थी। और फिर हमने देखा कि सरदार सलीम हैदर खान साहब को बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफर खान मंदोखेल की बतौर गवर्नर बलोचिस्तान नाम सामने आए और फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP का हल्फ भी उठा चुके हैं। लेकिन इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से अगर बात की जाए तो गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक ना होने से मुताल्लिक वजीर आला ने कहा, वजीर आला KP के हवाले से बात कर रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि गवर्नर की हल्फ बर्दारी की तकरीब इतनी जरूरी नहीं थी और वो अपने मौके पर हमेशा से ही उसी तरह से कायम है। और वो बानी PTI की जो लाइन है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से टो करते अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। इससे कबल भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की गई थी। इस हवाले से आपको हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सऊदी वफ्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 से वो खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। Of our foreign investors, but also the Pakistani investors. So we're going to break the shackles of these regulations. This ease of doing business is not just an idea, not a report. We are not going to report to you that our ranking is improved. We're going to give you the experience of this, what we're calling red carpet. So we are all committed to this. Ease of doing business and private sector first. Private sector first, private sector second, private sector third.
That's the journey on which we're embarking. And we'd like to invite the private sector on both sides to join hands and move forward. We're going to create transparency, we're going to create level playing field, and all of these hogging of assets and trying to get, so to say, elite captures, those days are gone. There's going to be straightforward asset, straightforward competition, level playing field, whether you're rich or you're a young man or woman who's starry-eyed and has a great idea. The country is going to be, a red carpet is going to be laid out for you, and through fierce competition, we're going to move forward. So ladies and gentlemen, I thank you all. I just wanted to make sure that today, at least when you walk away with only one message. We're committed to the private sector. We're committed to our investors. We have a relationship of brotherhood, not friendship, with Saudi Arabia that we're going to move forward. And may Allah guide us and make us. वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम सदीक वली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन था। सऊदी जो वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उस सिलसिले में जो सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं उनको डिस्कस किया जा रहा था। और एंडिंग नोट हम सुन रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब को, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब हम सब लोग यहाँ से उठकर जाएँ तो उनको ये मैसेज याद हो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, और ये बरादराना माहौल ही है जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और बेहतरीन मनसूबों के हवाले से अपना एक अहम किरदार अदा करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि पहले तो यही कहते रहे हैं कि हुकूमत में हम किसी भी सूरत शामिल नहीं होंगे, लेकिन अभी कुछ इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें वफाकी वजारतों का हिस्सा दिखाई देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो हिकमत अमली है उसको फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? वो एक ख़ास हिकमत अमली है, उसके तहत वो ये फैसले करते हैं, या पहले ये मामला वो ये करना चाह रहे थे कि मर्जी के गवर्नर्स हो जाएं? तो उसके अलावा भी आपको लग रहा है कुछ बातें और भी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सामने आएंगी? बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी पीडीएम के तजर्बे के बाद खासी फूंक के कदम रख रही है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल की हुकूमतों के अंदर जो सियासी नुकसान उठाया है, वो चाहते हैं कि इस मरतबा वो बड़ी एहतियात से इन मामलात में आए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने इस चीज का फैसला करवाया कि उन्हें आईनी ओहदों पर लोग मिलेंगे और वहां पर तकर्रियां उनकी मर्जी से होंगी, और अब हमने देखा कि तमाम मामलात हल हो चुके हैं। अब ये दूसरा मरहला है कि जिसके अंदर वो वजारतों में जाने का फैसला करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि बात तो ये की जा रही है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस तजवीज़ को अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, लेकिन अभी तक के हालात से यही लगता है कि पीपल्स पार्टी इन वजारतों के हवाले से किसी मुस्बत नतीजे पे पहुंचेगी। उसकी वजह ये है कि अब चूंकि हुकूमत बन चुकी है, तमाम मामलात एक डगर पे चल रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी के लोगों की ये ख्वाहिश जरूर है कि वो हुकूमत। माजिद निज़ामी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, भी हमें बराह रहना पड़ेगा अपने नाज़रीन को उसी तकरीब में जहां पर वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। In fact, in a few minutes I have to leave because we have some US and European institutional investors who are coming to my office to figure out where we stand, and we've seen already buying coming in terms of institutional market. Now, all of this has been ushered in because in the previous administration, Prime Minister Shehbaz Sharif signed the 9-month SBA, and under his watch now, mashallah, we have concluded successfully 9-month SBA with the last tranche of the IMF which came in about a week back. Now, where do we go from here? We have requested the IMF in the spring meetings a couple of weeks back in Washington, and when we were again in Riyadh last week on the sidelines of the World Economic Forum, that we want to go into a larger and a longer program with the fund. And they have acceded to that request, and we are expecting the mission to arrive here, inshallah, within a week to 10 days, where we will start discussing the contours of the next program. Now, why do we want this program?
We want this program for two reasons. One, to bring permanence in the macroeconomic stability that we have. And for that, we do need the fund umbrella. But even more importantly, we want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why, Pakistan has known for a very long time. It's now getting on with the execution. And for that, we need the fund umbrella. In terms of our priorities, again, there's no rocket science in there. We have to broaden our tax base. Our tax to GDP is languishing at about 9%. If we have to join the Committee of Nations, we have to start moving it towards 14-15%. The second one, the Minister of Power is here, Minister of Petroleum is here. With the help of these cabinet colleagues, we have to start resolving the complex energy equation. Because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. So that's a second very important part of the reform agenda. And the third one is the SOE reforms. As Minister Mudassir Malik mentioned, and our Prime Minister has been very clear, that the government has no business in being in business. And therefore, all the drag that we have from the SOEs, we need to, and we will, inshallah, accelerate the privatization agenda. And you already see some of the transactions which are in play at the moment, whether it's PIA, our national airline, or the Islamabad airport. We certainly hope that inshallah by the time that we come to end June or early July, we can get these transactions through the finishing line. Now, that is, from my perspective, the short term. We need to get this done in the next fiscal year and then get into the permanence of it. But ultimately, it's about road to market, because people question, and rightly so, with a healthy dosage of skepticism, that why would this be the last program with the IMF? We are ultimately talking about the 24th IMF program that we are getting into. The only way we'll ensure that this is the last program is if we have a clear view and roadmap in terms of road to market. The first one is export-led growth. And the second one is foreign direct investment. And that's where, ladies and gentlemen, all of you come in. All of you come in, because you are going to make it happen, inshallah, for Pakistan. And the last thing is, of course, the access to international capital markets, which we have to work on our ratings, and whether it's the euro, whether it's Reg S, whether it's Chinese Panda bond, we have to get there. And ultimately, if we are able to deliver on these roadmap, inshallah, we won't have to get into dependence on another fund program. So we are very clear in terms of what we need to do in terms of short term. And when I talk about medium term, this is over the next 2 to 3 years. Now, I would like to close by emphasizing what the Minister mentioned earlier, that the private sector has to lead this country. As far as the government is concerned, we are very committed that we are going to provide the policy framework. And some of you who came in and talked about policy continuity, and you're absolutely right. We need both as we go forward. And we are, we will inshallah sort of deliver on that. मैं सिर्फ आखिर में 30 सेकंड लूँगा उर्दू में बात करने के लिए, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि if we genuinely believe कि private sector has to lead the country, तो private sector को आगे बैठना चाहिए और ministers और bureaucrats को हमें पीछे बैठना चाहिए. I think it's about time. It's about time that we actually make sure when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them, because that's how it works, and that's how we are going to operationalize the private sector leading the country. With that, ladies and gentlemen, I wish you a very successful investment conference. From Ministry of Finance, we are there to help, support, assist any way we can.
I'm available during the course of the entire day, but more importantly, I'm available. Ministry of Finance and Revenue is available for any support, any clarification as you require, as we inshallah go forward together. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ये वही फोरम है जहां पर से कुछ देर पहले जो थे वो मुसद्दिक़ मलिक साहब भी खिताब कर रहे थे और अपने जो उनका एंडिंग नोट था उसमें भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, जिसके लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं अब ज़रा इंग्लिश से हटकर उर्दू में बात करना चाहूँगा और कहना ये चाहूँगा कि अगर हम लोग वाकई ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे चलकर लीड करें आने वाले दिनों में, तो अब आइंदा अगर इस किस्म के कुछ भी सेमिनार्स का या तकरीबात का इनेकाद होता है तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिनिस्टर्स हैं वो पीछे बैठे हैं और प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए, उन शख्सियात को मौका दिया जाए आगे बैठने का। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से हम माजिद निज़ामी साहब से भी बात कर रहे थे। माजिद साहब, सऊदी अरब हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी मदद में भी पेश है, अहम डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और सबसे अच्छी बात जो ये है, जब हम भी इकॉनमी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कर्ज की बजाय सरमायाकारी की सूरत में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए। इस हुकूमत के लिए आप देखते हैं ये कितनी बड़ी सियासी कामयाबी होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत का हल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ही है और कर्जों के ऊपर तो डेफिनेटली मुल्क नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए ये जो 50 रुकनी वफद यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पर कई ऐसे मौके हैं कि जिनमें वो काम कर सकते हैं, जिस तरह माइन है, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर का हमारे पास एक बहुत बड़ा शोबा है, IT टेलीकॉम के सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास बाकी कई ऐसे मौके हैं, ऐसे कई शोबाजात हैं कि जहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकार बिल्कुल आ सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मामला है उसमें पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है और उसमें पाकिस्तान को अपने मसाइल को हल करना चाहिए। क्या एक फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा तो उसे सबसे पहले स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा, सियासी सूरत हाल कशमकश होगी, मसाइल होंगे, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं सोचेगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो उसूल हैं, सरकारी बैंक में कितना ताउन कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी बहुत अहम होता है। तो इन दोनों चीजों को लेके अगर चला जाएगा तो डेफिनेटली सऊदी अरब का ये वफद एक बड़ा खुशाइन कदम है। इनका यहाँ पे आना, चीजें मैच्योर हो जाएं और किसी राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। और पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तक हमारी मईशत जो है वो अनस्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी का एक ही हल है, वो ये है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ही पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसाइल को हल किया जाए। ठीक, अच्छा माजिद निज़ामी साहब, ये तो उसमें कोई गिला नहीं इस बात का कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा ही तो ही इकॉनमी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। उसमें सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स नजर आते नहीं, मैं कहूँगी कि विद इन द पाकिस्तान जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं उनको भी एक स्टेबल माहौल की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम की कोई हमें इस वक्त अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही। इंतखाबात मुकम्मल हो गए, ताहाल मुल्क जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलिटिकल पोलराइज्ड हो चुका है। अभी भी कुछ ऐसा एक अहम मामला जिसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से कुछ नई कानून साजियां होनी है और कुछ अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं आगे चलकर आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाए। इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में कह लीजिए या फिर इख्तिलाफात की सूरत में कह लीजिए, उनका डिनाइल सामने आ रहा है। अब आप इस प्रोसीजर को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है ये भी बहुत ज्यादा जो है मामला गंभीर हो जाएगा तकर्रियों के हवाले से और स्पेशली जो नई कानून साजी होने जा रही है उस हवाले से भी? जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प मामला इसलिए बनता जा रहा है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर इस मामले पे इख्तलाफ ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। बुनियादी मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का या अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत इन बिल्स के जरिए अदलिया के ऊपर असरअंदाज होना चाहती है, कुछ लोगों को नवाजना चाहती है, कुछ लोगों को मंजर से हटाना चाहती है, जिसकी वजह से इस वक्त अदलिया से जो उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इंसाफ देंगे, वो मामला भी खत्म होने का चांस है। इसलिए इस हवाले से जब हम इस बात को सामने रखते हैं तो ये पता चलता है कि अदलिया के बिल्स के हवाले से बिल्कुल बात चल रही है। दारुल हुकूमत के अंदर भी इस हवाले से अफवाहें हैं, बातचीत गर्दिश हो रही है। लेकिन मामला फिर वही है कि क्या इस बिल से या इन आईनी तरमीम से हुकूमत किसी जज को फायदा देना चाह रही है, किसी की मुद्दत मुलाजमत को ज्यादा करना चाह रही है,
बिल्कुल किसी को रिटायरमेंट की तरफ ले जाना चाह रही। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवालात उठेंगे और अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से ये बिल्कुल एक सवालिया निशान होगा और ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, बैक टू द डिस्कशन ऑफ इकोनॉमी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आपको लग रहा हो कि मुल्क में इस तरह से डेलीगेशंस आ रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी ये कोशिशें करती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं IMF से भी हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर हम चाइना की बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, तमाम ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करके उन्हें यहाँ पर लाया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, तब एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक तमाम जमातें एक पेज पर नहीं होंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं हो सकती। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर तो जो हुकूमत के खिलाफ जितना ज्यादा बोलता है, जितनी ज्यादा बदतमीजी से पेश आता है और फॉर्म 45, फॉर्म 47 इस तरह की टर्म्स यूज करता है या इस तरह की बातें करता है, जैसे सऊदी वक्त पहले भी आया हुआ था, उनके खिलाफ जिस तरह से बातें की गई, उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाता है। ये पाकिस्तानी सियासत का एक अलमिया है कि ऑपोजिशन से जो जिम्मेदाराना रवैये की तवक्को की जाती है वैसा नहीं होता। हमने देखा कि 2018 से 2022 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी ऑपोजिशन ने जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं किया। तो इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को एक कदम पीछे हटकर सोचने की जरूरत है और उन्हें एक रीडिफाइन करना चाहिए अपनी रवायात को कि हुकूमत के किन मामलात पर तनकीद करनी है और किन पर नहीं तनकीद करनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर मुआशी तौर पे साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं तो सियासी तौर पे भी एक साजगार माहौल पैदा करें। हुकूमत के पास अपोजिशन को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो आजकल अगर PTI मुश्किल में है तो हुकूमत को भी चाहिए वो भी स्टेप डाउन करते हुए थोड़ा सा पीछे आते हुए अपने मौक़िफ़ से अपोजिशन के लिए भी ब्रीथिंग स्पेस लेके आए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दोनों साइडों से सियासी गोलाबारी में इजाफा होगा, जिससे डेफिनेटली सियासी माहौल के साथ साथ मुआशी माहौल भी खराब होता है। सो ये मामला दोनों साइड से करने का है और गवर्नमेंट को बिल्कुल संजीदगी दिखानी चाहिए और तहरीक इंसाफ को तो खसूसन एक जिम्मेदाराना अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट की बात की या हमने गैर मुल्की वफूद की बात की या हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की जो बात की है वो सारा कुछ जाया हो जाएगा और मुल्क फिर एक दफा अदम इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देख लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम नाजरीन, इस वक्त मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए बैरूनी सरमाकारी इस मुल्क की ज़रूरत है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। और इस सिलसिले में कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, सऊदी अरब से 50 अफराद पर मुश्तमिल आला सतह का तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच चुका है, जो कि मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौके पर तबादला ख्याल और खुसूसी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त शिरकत भी कर रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान और दीगर हुक्काम भी इस तकरीब में ही मौजूद हैं। सऊदी तजारती वफ्द हमने देखा कि वो PIA और भाषा डैम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकुनी, ज़रात, सनत और तिजारत वगैरह के मुश्तरका मनसूबों में भी सरमायाकारी के मामले पर पाकिस्तान के हुक्काम और ताजरों की जो बातचीत है वो अब शुरू हो चुकी है और मुआहदे भी तय पाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की जो मोबाइल सिम्स हैं उनको ब्लॉक करने की FBI की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। PTI ने FBI को खत में कहा है कि वो कानूनी तौर पर सिमें बंद करने के इस हुक्म पर अमल करने के पाबंद नहीं है। गंदम स्कैंडल की बात अगर करें तो गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में भी साबिक निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर आज उनको तलब कर लिया गया है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो इकॉनमी के हवाले से जब हम बात करने जा रहे हैं तो इतने सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अनवार में ये देख रही हूँ फलाना स्कैंडल सामने आ गया, फलाने को बंद कर दो, टैक्स लगा दो, टैक्स पकड़ लो, मतलब तो फिर इसमें इकोनॉमी और सरमायाकारी के मौके लोगों के लिए कहाँ मैसर हैं। एनीवेज इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सऊदी वफ्द के हवाले से बात करेंगे। 50 रुकनी वफ्द है, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। इस्लामाबाद में अभी भी एक सेमिनार में ये लोग शिरकत किए हुए हैं जहाँ पर अब से कुछ देर पहले वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम दोनों ने खिताब किया। लेकिन ये बताइएगा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक एतबार से खलीजी ममालिक में सऊदी अरब सबसे बड़ी मईशत है,
मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को उसके साथ तिजारत में फिलवक्त बड़े खसारे का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गाय का गोश्त और मसाला जात ही बरामद करता है, जबकि बरामदी अशिया में इजाफे की अभी भी बहुत सारे वसी इम्कानात मौजूद हैं। ये बात यह है कि बरामदात बढ़ाना पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। इसके मैं आपको सबूत ही पेश कर दूं कि 2014 में पाकिस्तान की बरामदात थी 25 अरब डॉलर और ये 2023 में हुई 27 अरब डॉलर, यानी 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ 9 वर्षों में, जबकि इस दौरान में दूसरे मुल्कों की बरामदात दुगनी हो गई। और इस 2 अरब का इजाफा करने के लिए हमने कई सौ अरब रुपए की मराद दे दी। तो हमारा फोकस जो रहता है वो है रेमिटेंसेस बढ़ाने के ऊपर, वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के नाम पर, कि जिससे कि कारकुनों के बजाय बड़ी बड़ी तरसीलात आती हैं। कंसेशन जो दिए जाने थे वो दिए जाने थे कारकुनों को, लेकिन बड़े पैमाने पर तरसीलात आ रही हैं। उससे कोई जो है वो हमें 400 अरब रुपए साल का नुकसान होता है, क्योंकि चोरी का पैसा बाहर जाता है। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता एक हद से ज़्यादा, और वो टैक्स फ्री इनकम होती है। तो फिर सारा तवज्जो आ गई कि इसमें ताकतवर तत्वों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सबूत ये है कि मैं ये देख रहा था कि भारत का जो बरामदात हैं वो उनका GDP का 21% है और हमारा जो बरामदात है वो 8.5% है, यानी उनका 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की रेमिटेंसेज जो हैं GDP के तनासुब से पाकिस्तान की हैं 11 और भारत का 3.4, उल्टा। इसी तरह बांग्लादेश का भी है। तो इसका मतलब ये कि अशराफिया की मीशत बरामदात की तरफ तरजीह नहीं है, बल्कि ताकतवर तबकों को नाजायज़ मराद देना मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से रहा है। लेकिन इस पस नज़र में अच्छी बात यह है कि अगर निजी शोबा, सऊदी अरब हो, हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, अगर वो निजी शोबे में पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है वो तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला इस वक्त सिर्फ ये आ गया है कि आज की तारीख में हमें जो कर्जे अदा करने हैं 2025 में, 26 में, 27 में, वो पूरे नहीं हो रहे बैरूनी कर्जों से। ठीक है, तो हमें रोल ओवर कराना। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त सऊदी अरब सरमायाकारी 4 कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। बराह रास्त हमें अपने नाजरीन को लेकर जाना है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद तकरीब से मुखातिब हैं। Pakistan as a legacy which we have known. We are very cognizant of Al Jamaya group. We are very cognizant of Makhdoom group. Inshallah ta'ala al-Aziz, we look forward to the resolution of these problems in a very short span of time. Inshallah ta'ala al-Aziz. Your Excellencies, we have also developed a diverse portfolio by now. And we are working into 2 streams. One is G2G and other one is B2B. And today's our Saudi friends will have a great litmus test of our B2B portfolios, and I'm sure they will definitely would like to bite the opportunities. Your Excellencies, SIFC accords highest level of priority to all our investors, especially the Kingdom of Saudi Arabia. We are fully cognizant about the concerns of our investors, and the first and foremost concern is the security of investment. Security of our investors inside Pakistan. The law enforcement agencies, the political hierarchy, the military hierarchy is totally committed to make sure that all the investments and our brothers from Saudi Arabia and all across the world coming in as investors are given the best possible secure environment, and we look forward to ensuring that. And I assure you, we are working day in and night out to make sure our SOPs are correct, to make sure that our friends are comfortable and they feel secure and their investment are secure. Same kind of environment we want to extend to our own businessmen. We want to extend it to our own investors, so that they should have that freedom of mind to make sure that their investments do not go waste. To the comfort of our valued investors, we are also ensuring efficient mechanism of profit repatriation. We are working very closely with State Bank of Pakistan to make sure that the legacy payments are cleared, and we also ensure a mechanism in which the future payments are not stopped, so that that environment to invest gets richer and richer. SIFC is also helping to protect the arbitration rights of investors, and we also respect their demand to retain the international arbitration clause
on the cards, and we look forward to it. Let me assure you, if it comes to trouble, SIFC will always stand with the investor side. They will never stand with the regulator. They will never stand with the ministry. We shall always stand with the investor, inshallah ta'ala aziz. Our investment policy, laws and treaties are there to ensure protection of your investment in line with the global practices, and we strive for efficient investment through tax breaks and special purpose financial vehicles. We are looking forward to listening to the IFC presentation. सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के आबी वसाइल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आबी वसाइल की वजारत ने भी दियामिर भाषा डैम के मनसूबे के लिए सऊदी अरब से $3.5 अरब की सरमायाकारी की दरख्वास्त भी कर रखी है, जिस पर वफ्द के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अहम मंसूबा है और हमें तो ये करना चाहिए था कि चीन के साथ जब हम इतना बड़ा गवादर पोर्ट का मामला कर रहे थे तो उस वक्त हमें करना चाहिए था। तो हमने तो दरख्वास्त की है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि सऊदी अरब का इसमें क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर ये मुनासिब शराइत पर हमें वो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट मिल जाता है मुनासिब शराइत के ऊपर, तो ये बड़ी खुश आइन बात होगी। बैरूनी सरमायाकारी को हम फैसला उस वक्त करते हैं कि वो किस मकसद के लिए है और उसकी शराइत क्या है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एक जुमले में आपको बता दूं। देखिए, जब CPEC आया था, बहुत गेम चेंजर की बातें हो रही थी, और मैंने आपके चैनल पर भी ये कहा था कि भाई आप अपनी सरमायाकारी और शराइत तो देख लें। आज ये नौबत आ गई कि हम चीनी सरमायाकारी को भी CPEC में जो IPPs है उनकी ड्यूज अदा नहीं कर सकते, और अमेरिका और IMF ये कह रहे हैं ये तो आपके लिए गले का वो बन गया, तौक बन गया। तो अच्छा मंसूबा भी अगर सही तरीके से सही शराइत पर ना हो, जो कि पाकिस्तान में होता रहा है, तो वो फिर सरमायाकारी भी बेकार हो जाती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी सरमायाकारी मुनासिब शराइत के साथ उसका खैर मकदम करना चाहिए, हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो इम्कान नज़र आ रहा है वो रिकॉर्डिंग वगैरह का है, जो अच्छी सरमायाकारी नहीं होगी, ये नॉन क्वालिटी होगी। लेकिन अगर हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पहले हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ठीक करें, बाहर से किसान को, छोटे किसान को तो पहले ठीक करें ना। तो तरजीहात जब तक अशराफिया की मईशत रहेंगी, ये बैरूनी सरमायाकारी का नारा जो लगाया जा रहा है आज ज़्यादा हो, इसलिए कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि रोल ओवर आपको कराना है, उसके बगैर मईशत नहीं चलेगी, तो हमारी गर्दन तो दूसरों के हाथ में है। रोल ओवर कराने के बाद भी आपको सरमायाकारी चाहिए है और निजकारी करनी पड़ रही है, तो ये तो इस्तरारी कैफियत में हो गई ना, डेस्परेट की। ये आप मईशत की बेहतरी के तो ले नहीं ला रहे, आप तो अदायगी के लिए जो है आपको पैसा चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये मामला जो है बहुत अहम है कि जो हमारी SI वो है इन्वेस्टमेंट काउंसिल SIFC, वो इन मामलों पर गौर करे, इस्लाहात का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जब आप रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो कुछ MOUs साइन होते वक्त कुछ मजीद उसमें रिफॉर्म्स इस एतबार से भी होनी चाहिए कि क्योंकि भी हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब किस किस्म के मुआहदे होते हैं तो अक्सर हम लोग इस चीज़ पर खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से लेबर जाएगी, इसमें प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, ये लोग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ही की इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि इसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सके। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि हज 1 से 1.5 माह बाद आने वाला है और उसके अलावा सऊदी अरब में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि मवेशियों की, लाइफ स्टॉक की, कुर्बानी के जो जानवर है उनकी बेहद जरूरत होती है। तो बजाय इसके कि दीगर ममालिक पर इन्हिसार किया जाए, बिलखुसूस अगर हम भारत के हवाले से भी बात करें, तो आपको नहीं लगता कि ये मौका पाकिस्तान को भी ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए? देखिए, हलाल गोश्त का जो मामला है, ये तो हम 15-20 साल से ये बातें सुन रहे हैं कि सऊदी अरब की जबरदस्त मार्केट है, लेकिन क्या अशराफिया को इसमें दिलचस्पी है हमारी? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इम्पोर्ट मार्केट मैं आपको बता दूं इसलिए कि मेरे पास जो आदाद शुमार है 5.5 साल के, $353 अरब का इम्पोर्ट पाकिस्तान ने किया है, $353 बिलियन, और हमारी एक्सपोर्ट इस दौरान में जो हुई है वो $153 अरब की हुई है। तो हम तो एक्सपोर्ट चाहते कब है? हमारा तो ये इम्पोर्ट कर लें और रेमिटेंसेस मंगा के उसको पूरा कर लें। तो अगर ये ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की हमारे पास कमी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। तभी हम अपने नाजरीन को लिए चलते हैं एक बार फिर से सऊदी अरब इकोनॉमिक फोरम पर, जहां इस वक्त सऊदी वजीर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। Taught by a Pakistani professor.
Many of the Pakistanis in Saudi Arabia have contributed significantly to our Vision 2030. It is thanks to Vision 2030 that the Kingdom is undergoing the most comprehensive transformation in our history. And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. As well as the many important and influential leaders from globally renowned Saudi companies and the Saudi investor landscape who have joined us in this visit. Thank you all very much for joining this delegation. Today we want to connect you all, as our Saudi companies have success stories to share. Those Saudi companies would desire to continue building their international presence, for Saudi Arabia's ambitions do not stop at our borders. And we would like to see Pakistan as one of our leading international partners. In fact, we firmly believe our journey is one that does not only affect us, it is one that we hope can bring benefits and opportunities to our partners across the world. This is also why we play an important role in providing development financing through the Saudi Fund for Development, for example. But our support goes beyond development finance. And all of the tools available to us, we know the most powerful tool is commercial investments, which can act as a catalyst funding for other key initiatives. And Saudi Arabia has long been a significant exporter of capital, including through the investments of our leading companies and our sovereign wealth fund. The numerous companies that are here with us can bring with them a strong, proven set of capabilities and track record. They can help you grow bigger, faster and become more profitable to achieve the vision that you have laid before us. So this gathering provides a wonderful opportunity for them to develop a deeper understanding of the great opportunities available for investment in Pakistan and to learn about related regulations, requirements, and incentives. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I am certain that Saudi Arabia and Pakistan across both public and private sectors can take our partnership to the next level. And by enhancing our current efforts, we certainly will. Now, before I conclude, and on behalf of our delegation, I wish to convey once again our sincere appreciation to the government of Pakistan for receiving us. Such a warm welcome and receive. We really appreciate that. And with that, I thank you all very much for your attention, and we look forward for a fruitful day and hopefully more visits to come. Thank you all very much. सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक मुखातिब हैं। इस वक्त सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब जारी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वंस अगेन। तो जनाब, एक तरफ जहां पर महंगी बिजली आवाम को चैन नहीं लेने दे रही है, वहीं पर इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ओवर बिलिंग ने भी आम आदमी की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। वापडा के दफातर के चक्कर लगाने की अलग तकलीफ। अब इस हवाले से हुकूमती जो एक अहम फैसला है वो सामने आया है कि नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया है। वजारत तवानाई ने इस हवाले से बताया यह है कि कौमी असम्बली ने डिस्कोज भी ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी है और वफाकी वज़ीर तवानाई
NI अवैस लगारी ये कह रहे हैं कि नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखा दिया है हमने। स्ट्रिक्ट से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। वैसे ये तो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन क्या हो सकेगी या नहीं, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। एग्जैक्ट मामला क्या है, इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ अदनान अजीज ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। अदनान, बहुत वक्त के लिए आप तो इस बीट को मुकम्मल तरह से कवर करते हैं, तो ये जो दावा करते हैं हमें वफाकी वज़ीर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दावे की हद तक है या कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होगी? ये जो बिल पास करने की बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनवर की तरदीद भी आ चुकी है वफाकी वज़ीर की जानिब से कि अच्छा। हमने ऐसी कोई बात जारी नहीं की है। ठीक है, वो एक मिसाल, किसके नाम से ये मंसूब हो रही है? ये किसी ने किसी सोशल मीडिया पे जैसे एक न्यूज़ वहाँ पे शेयर की जी, वहाँ पे वफाकी वज़ीर ने ये बिल मंजूर कर लिया। अगर ऐसी बात है तो फिर लेस्को के तो अफसरान अभी भी FIA की हिरासत में है। नंबर एक बात होगी। नंबर दो बात, हम हर प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि ओवर बिलिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है। पंजाबी की मिसाल है ना कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, यानी कि कमजोर पे सबका जोर चलता है। तो इस वक्त जो लेस्को की सूरत है वो यही है, यानी कि हमने सिर्फ बात वो कर दी है जो हकायक पे मबनी है। जी बात हम कर लेते हैं ओवर बिलिंग की कि ओवर बिलिंग है क्या, इसका रीजन क्या है, ये क्यों करनी पड़ती है अफसरान को। और FIA अभी जैसे कि ये हमारे वफाकी वज़ीर ने, चले पहली बात तो ये उसकी तरदीद आ गई है, हम मान लेते हैं कि उन्होंने जनाब ये फैसला कर लिया है, बिल पास कर लिया है। ठीक है, तो बिल पास कर लिया, लेकिन इसका जो ग्राउंड रियलिटी है पहले उसकी तरफ जरा देखे ना कि ओवर बिलिंग करना इनकी मजबूरी बन चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे बड़ी बात है लॉसेस, क्योंकि लेस्कोस में जितनी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो हम बिजली खरीद के आगे से हमें फरोख्त कर रही है। तो उसके लिए ये है कि जो जितनी मालिक की वो बिजली खरीदनी है उतने उनके लॉसेस पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, लॉसेस दो किस्म के हैं, एक टेक्निकल लॉसेस, दूसरा जो है उनके मैनेजमेंट के लॉसेस जिसको हम चोरी कहते हैं। जी लेस्को के जो टेक्निकल लॉसेस की इस वक्त जो टेक्निकल लॉसेस है वो 11% है, यानी 11% है। 11%। और जिसमें लाइन लॉसेस भी शामिल है, उसमें लाइन लॉसेस भी शामिल है। दूसरी जानी जो प्लानिंग डेवलपमेंट जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने लेस्को को इजाजत दी है, जो उसके जो लॉसेस हैं वो तकरीबन है, अल्लाह का भला करे, 10%। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। उसमें आप 3% जो लॉसेस लगा ले 11 kV के, ठीक है, उसमें आप 8% लॉसेस लगा लें जो हमारे ग्रिड स्टेशन है जहाँ से बिजली ज़ाया हो रही है। आप ये दावा तो कर रहे हैं कि हमने जनाब एक और वादा कर दिया, क्या जब से लेस्को बनी है, जो लेस्को का वजूद आया है, तो क्या तब से ये जो बुसीदा सिस्टम है ये अपडेट हुआ? इस वक्त ये सूरत हाल है कि लाहौर शहर के 90 डेवलपमेंट है। हाँ जी, बराह रास्त जाना है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब इस वक्त सऊदी इकोनॉमिक फोरम 2024 में मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Saudi Arabia, and let me assure it, and if it would have not been the commitment for their sides, we would have not been seeing this engagements not only in Saudi Arabia but in Pakistan. And as rightly said by His Excellency, in 2 weeks the Prime Minister and the Crown Prince have met twice. The delegates have visited each other twice, which is unprecedented in any bilateral or any engagements which internationally do happen. And the only reason behind this is that Pakistan is fully committed and the Saudi government is fully committed in promoting all the business community. And please let me reassure you, you're very close to us, as mentioned by Mr. Aurangzeb Saab, and it's only because of this closeness and platform that we want to give to the business community that today's whole event is focused on B2B. There's nothing else. We're just focused to grace and give respect and be that platform for you all to facilitate. And on behalf of the Ministry of Commerce, not only on behalf of Ministry of Commerce but the ministry that we have over here, we all are committed in giving our best. We are at your service, and this government's commitment is not only changing the reforms, not only bringing those reforms, but it's about changing the mindset also. And it's inshallah with the commitment which we have shown in SIFC, with the Prime Minister's dedication in working day and night just to fulfill this requirement of taking the economic benchmark to another level for Pakistan. Please be assured that all the ministers, including myself, we are there to facilitate you and do the best what we can. I would not like to take it more further from here, and I can definitely announce one thing, that I am the last speaker, and after this we'll be having some really good focused bilateral sectoral B2B engagements,
and I wish all of you very successful engagements. The Saudi parts with the Pakistani business community, and our support is going to be throughout the day. I'm available over here. The minister is very much over here, and anything that we can assist you all, the business delegates from Pakistan and Saudi Arabia, our guests, we're there to serve you and assist you. Thank you. वज़ीर तिजारत जाम कमाल इस फोरम से गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन, बड़ी ही अहम ये मुलाकातें और ये अहम डेलीगेशन है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। बैक टू डिस्कशन, अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, ये जो ओवर बिलिंग फिर हो रही है, तो फिर महकमे के जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो लॉसेज हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इसका मतलब फिर तमाम अफसरान इसमें शामिल हैं, लेस्को चीफ इसमें शामिल हैं, तमाम लोगों की मर्ज़ी से ये हो रहा है? देखिए, अभी पहले बात ये कर रहे हैं कि मर्जी, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि लेस्को वाले इस वक्त कल तकरीबन इतवार के 12 बजे तक ना, रात के वक्त तक लेस्को के जो अफसरान थे वो दफ्तर थे, क्योंकि पहले इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब ने, कि जितनी भी आप लोगों ने ओवर बिलिंग की है ना उसको आपने एडजस्ट करना है। अब एक मिसाल देता हूँ कि वाघा सब डिवीज़न है, उसकी जो ओवर बिलिंग है वो 3 करोड़ थी, यानी कि 3 करोड़ यूनिट रिफंड हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि लॉसेस आपके मजीद बढ़ेंगे। जब लॉसेस बढ़ेंगे तो वो किसी ना किसी का सर ले जाएंगे, या लेस्को चीफ का, या फिर इनके जो आप या सेक्रेटरी का, या फिर जो कस्टमर सर्विस डायरेक्टर है उनका सर ले जाएंगे वो, क्योंकि लॉसेस तो पूरे करने ही करने हैं। इससे पहले हम बात यही कर रहे थे कि लॉसेस है क्या चीज़ ये। अब देखिए, जब से लेस्को का जो वजूद है, यदि कि हम यही कहते हैं मार्जी वजूद में ही आई है कि इसका सिस्टम अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, इसका सीधा निज़ाम है, स्टाफ तक भी भर्ती नहीं हुआ। अब इसके हवाले से लेस्को जो हमारे मिनिस्टर साहब ने, चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी या उन्होंने दावा कर दिया जी हमने एक वादा पूरा कर दिखाया, तो मैं खुदा का वास्ता ये भी कहता हूँ कि ये भी वादा पूरा कर दे कि जो मौजूदा निज़ाम है इसको ठीक कर दे, आपकी ओवर बिलिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी। जो ट्रांसफार्मर है उनको अपग्रेड कर दे, बिल आपकी ओवर बिलिंग खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले बता रहा था कि 8% जो ग्रिड की जो है वो लॉसेज है, यानी कि ग्रिड स्टेशन हमारे जो है वो अपडेट नहीं है, तो वहाँ से जो बिजली ज़ाया हो रही है तो वो लॉसेज के ज़मरे में ही आता है ना। तो लॉसेज को पूरा करने के लिए फिर अफसरान ने ओवर बिलिंग की कर दी है। दूसरी मैं बात कर रहा था आपसे मैनेजमेंट के हवाले से, यानी कि जो चोरी, जैसे जो चोरी है, अब हमारे लाहौर शहर के अलावा जो दीगर जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोग जो है बिजली का बिल देना जुर्म समझते हैं कि हमने बिल अदा करना नहीं है, तो उसके पैसे भी या मैंने अदा करने या फिर आपने अदा करने या फिर मैडम ने अदा करने हैं। तो उसके लिए जब तक ये अपनी कोई हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 45% जो है हमारी इंडस्ट्री का लोड है, ठीक है, 50% जो कंज्यूमर है वो हमारी इंडस्ट्री का है, और हमारे लिए अलमिया ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को अभी तक सिक्योर नहीं किया, उसको अभी तक महफूज नहीं किया। उसकी रीजन किया कि वहाँ पे ओवर बिलिंग है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट आया था AMI का, यानी कि ऑटोमेटिक रीडिंग इन्होंने करनी थी ताकि ओवर बिलिंग खत्म हो जाए, यानी कि अपनी इंडस्ट्री को तो कम से कम महफूज करते। गैपको में ये सिस्टम आ चुका है, ठीक है, टेस्को में सिस्टम आ चुका है, लेकिन लेस्को में नहीं आया। लेस्को में सिर्फ वादा किया जाता है कि हम AMR मीटर लगा रहे हैं, लेकिन लगा रहे हैं ये कहीं नहीं पता जब तक आप अदनान। लेकिन ये जो लेस्को से रिलेटेड डिस्कोर्स हैं, अगर यहाँ पर किसी सार्फी का बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, ठीक है, तो वो उसका प्रोसीजर क्या है कि वो किस तरह से रजू करे कि ये जो ओवर बिलिंग हो गई है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए डिलेमा है, लोगों को नहीं पता होता और इतना होने के बावजूद भी वो सही फोरम तक नहीं पहुँच पाते कि किस तरीके से उनका जो है वो बिल कम होगा। देखिए, ये जो तवक्को थी ना ओवर बिलिंग की लाहौर शहर में कम होगी, लेकिन ये गुजरावाला में बिल्कुल खत्म इसलिए हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो ओवर बिलिंग है वो होती है इंडस्ट्री पे या ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे बिजली चोरी ज्यादा है, तो वहाँ पे मुतलका जो SGU एक्सीएन है वो अपनी मर्जी की यूनिट डाल देता है, तो उसके बाद फिर वहाँ पे स्टॉक लगा के उसको कटिंग वाला बिल जारी करके वो अपने लॉसेस पूरे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि अगर इंडस्ट्री को आप महफूज कर लेंगे, अगर वहाँ पे आप ओवर बिलिंग खत्म कर देंगे तो ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अगर जब तक अब गुजरावाला एक बेसिकली लाहौर से तो वो छोटी कंपनी है गैपको जो है, अगर वहाँ के जो ताजर है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पे आपने AMI मीटर लगा दी है, तो लाहौर तो जो महमूद बूटी का इलाका है, जो दरोगे वाला का इलाका है, वो तो इंडस्ट्री से भरा पड़ा है, तो ये सिस्टम वहाँ पे क्यों लगा। सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग गुलशन रावी में है, वहाँ के एक्सीएन अभी तक अरेस्ट है FIA में, राबिया उनका नाम है, मैं उनको बता भी देता हूँ, और क्योंकि वो भी ओवर बिलिंग के जमरे में आए थे। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा उसके बाद ओवर बिलिंग की बात करें कोल लखपत है वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री है। उसके अलावा फिर आप आ जाए इधर बानपुरा डिवीजन में आ जाए, शालामार डिवीजन में आ जाए, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, ओवर बिलिंग है। यानी कि मैं वही बता रहा हूँ कि लेस्को के तकरीबन 50% जो कंज्यूमर है वो इंडस्ट्री के लोड हमारे सर पे है। जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे तो ये अफसरान ऐसे अरेस्ट होते जाएंगे, ओवर बिलिंग खत्म नहीं होगी। ये यानी कि छोटे मेजर्स है, यहाँ पे तो स्नैप रीडिंग है, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सिर्फ 5 या 7 यूनिट का फर्क आ रहा है, लेकिन जो सही ओवर बिलिंग है ना वो इंडस्ट्री के बिलों पे है, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वहाँ पे ओवर बिलिंग हो रही है। जब तक आप वहाँ पे AMI मीटर नहीं लगाएंगे ये सिस्टम
खत्म नहीं होगा और एफआईए आपको अरेस्ट करती रहेगी। ओवरऑल फिर आप सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? अगर गैपको इस पर कंट्रोल कर सकता है तो लेस्को क्यों नहीं कर सकता? सेक्रेटरी तो एक ही है जी, सेक्रेटरी भी एक है, मिनिस्टर भी एक है। टेंट नहीं है फिर, ये नहीं कि सेक्रेटरी लेस्को है या मिनिस्टर लेस्को है, वो तो ओवरऑल वापडा के वाले से देख रहे हैं। अगर गैपको में काम हो सकता है, लेस्को में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेस्को में आप काम नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे और ओवर बिलिंग भी आपकी बढ़ती जाएगी। और इस हवाले से ये नहीं कि वो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो सेक्रेटरी साहब है या इनके जो ऊपर रस्तू बैठे हैं वो एक ग्रिड का ना एक लॉसेस निकाल लें कि इस ग्रिड के इतने लॉसेस है, उस हवाले से फिर एलटी प्रपोजल जारी कर दे कि जनाब ये इतनी इसका एलटी प्रपोजल है, इस हवाले से आपके जो लॉसेस है आप इसको पूरा कर रहे हैं। अब जब ग्रिड अपडेट नहीं है, एलटी प्रपोजल नहीं बन रही है उसके, क्योंकि अब एपी उसके जो तारे हैं उनके अलग उनके लॉसेस हैं, फीडर के अलग लॉसेस हैं, ये लॉसेस इतने ज्यादा इनके हो चुके हैं। बेसिकली ये जो हुकूमत है हमारी वो लाना चाह रही है लॉसेस में 7% के ऊपर। जब टेक्निकल लॉसेस है 11%, वो 7 पे कैसे आएंगे? ठीक है, जब लेस्को खुद नेपरा खुद डिक्लेयर कर रहा है कि 10% लॉसेस आपके हैं, तो फिर गवर्नमेंट कैसे इनको 7% ला सकती है? और इन तमाम चीजों से छुटकारा लेने के लिए फिर हम जब सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पर भी बड़ी मुश्किलात हैं, वहां पर भी कोई आसानी उतनी खास नहीं मिल रही है। जैसे अगर आपको नेट मीटरिंग करवाने के लिए जाना है तो भी आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर कुछ खबरें भी सोशल मीडिया पर सरगर्म हुई थी कि शायद टैक्स इस पर भी लग जाएगा, ऐसी भी या कोई खुद ही से खबर उड़ाई और हम खुद ही डर जाते हैं कि नहीं, ये खबर गलत है, ये खबर गलत है कि टैक्सेस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बकायदा सेक्रेटरी पावर डिवीजन, जो पावर डिवीजन ने इसकी बकायदा प्रेस रिलीज जारी की है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो रस्तू बैठे हैं ना, जो जारी करे जी सूरज पे टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि ये एक बेसिकली सोलर जो है वो एक आम आदमी के लिए एक अच्छी इनकी सहूलत थी। अगर उस पर भी टैक्स लगा देंगे फिर तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रहना बिल्कुल ही एक जंगल में रहने के मुताबिक है। ऐसा कोई हकीकत नहीं है, सोलर पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। इसकी बकायदा ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उनका कोई पीआर हूँ, ये उन्होंने खुद प्रेस रिलीज जारी की है कि ऐसा हमारा कोई माइंड नहीं है टैक्स लगाने के हवाले से। अच्छा अदनान, इन्होंने तो अभी बात की ना सोलर के हवाले से, सोलर तो वही लोग लगाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बेचारे ख्वाब भी नहीं दे सकते जो कि 200 यूनिट इस्तेमाल करें महीने के, लेकिन बिजली का बिल तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देखें 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाला 10,000 का बिल दे रहा है, ठीक है ना, जिसने कुछ 300 कंज्यूम कर लें वो 16 से 17,000 का बिल दे रहा है। तो इन लोगों के तो ख्वाब और से गुमा में भी नहीं है कि वो बेचारे सोलर का तस्वुर कर सके, तो इनकी मुश्किलात का ज़ाला कौन करेगा? जब एफपीए खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस अब एक सोलर का बिल है, जैसे हमारे ऑफिस के हमारे कुलीग ही है, उन्होंने सोलर लगाया है, तो सोलर का जब बिल आया उनका बिल फिर उनको 60,000 बिल आ गया, यार मेरे सोलर लगाया फिर 60,000 रुपए, क्योंकि वो एफपी है, वो तो हर 3 माह बाद आपको देना पड़ना है जी, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो तो आपके समझो मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, आप सोलर लगाए या ना लगाए। अगर आप उसका वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से अगर आपको बिल आ भी जाता है तो आप लेस्को वाले के पास जाते कहते हैं जनाब ये हमारा है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट डाला है, आप गवर्नमेंट जाके बात करें। तो हुकूमत को चाहिए कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो दर्जनों के करीब टैक्सेस आवाम से वसूल कर रही है, इसको खत्म करें ताकि जो आवाम सोलर की तरफ जा रहे हैं उनको भी कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अक्सर औकात जैसे राशन पर ग्रोसरी के हवाले से हुकूमत कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती है, उनको मतलब इनके कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि जिन लोगों के घरों की आमदनी चले इतनी है उनको यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको पता नहीं कि सब्सिडाइज कार्ड बनाकर दे दिया जाता है। तो ये जो 200 से 300 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आपको नहीं लगता कि इनको सब्सिडाइज यूनिट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, ये सब्सिडाइज रेट पर मिलने चाहिए, ये हुकूमत के अंदर ऐसी प्रोटेक्शन स्लैब के अंदर मौजूद हो कि इन पर ओवर चार्जिंग ना हो? इसी का इंतजार आप भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। इसी हुकूमत ने वादा किया था कि 200 यूनिट और 300 कहा तो बिल्कुल यही था, बिजली मुफ्त देगी, और अनवर ने तो कैलकुलेशन भी करके रखी थी 200 उसके 300 उसके 300 उसके टोटल 800 हो गए थे। मैं वही देख रहा था कि अगर कोई बिजली का बिल मुझे मिल जाए तो मैं दान से पूछ सकूं कि जो लिखा होता है, एक तो पहले लिखा होता है कि टैक्सेस, फिर लिखा होता है एक्स्ट्रा टैक्सेस, फिर लिखा होता है फर्दर टैक्सेस। हां जी, ये कौन से टर्म्स हैं? कौन से हैं? इसमें क्यों टैरिफ भी है, इसमें फर्दर टैक्सेस भी है, इसमें एफपीए भी है, इसमें जीएसटी भी है, इसमें तकरीबन 12 के करीब टैक्सेस है। तो ये जितना इतना बिल नहीं होता जितने टैक्स वही तो अर्ज कर रहा हूं, सारा कुछ फिर ये बिजली के बिलों से ले रहे हैं। वो लोग भी जो टैक्स नेट में नहीं आते उनको भी टैक्स नेट में लाके एफबीआर का काम आसान कर दिया, एफबीआर का काम इस्तेमाल कर आसान कर दिया। उसकी रीजन ये है कि जब मेरे पास तो एफबीआर को खत्म करें, तो यही तो हम कह रहे हैं, तो फिर यही बिलों से ही टैक्स ले लें। अब देखें ना, एफबीआर का काम इसलिए आसान कर दिया कि मेरे घर में बिल आएगा ना, मैं उसका ये नहीं चेक करूंगा टैक्स को उसको लगे, मैं उसकी लास्ट डेट कौन सी है ताकि फौरन बिल जमा करवाए। एफबीआर के पास कौन नोटिस का जवाब दे, कौन जीएसटी जाके
वहाँ पे जाके भरे, तो इनको फिर आसान रास्ता ढूंढा कि कैसे जो टैक्सेस है वो शामिल कर दे, क्योंकि हमारी जो पोस्ट जो तादाद है ना इस वक्त कंज्यूमर की, वो बेचारे ऐसे है कि उनकी एक टाइम की रोटी पूरी करना मुश्किल है। वो जब भी घर में बिल आता है वो सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या, ताकि हम जल्द से जल्द बिल जमा करवा सकें, टैक्सेस कौन से है, एफपीए कितना लगा है, जीएसटी कितना, इसलिए चेक नहीं करना, उनको ये भी तो पता बेचारों को ये है क्या, और वो इस टेंशन में सिर्फ रहते हैं कि कहीं फिर उनका मीटर ना काट जाए। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ अदनान अजीज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। आपको बताते चले कि 100 इंडेक्स में 818 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 72,740 पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 10 पैसे का हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 838 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 72,740 पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हुआ है और 278 रुपये 10 पैसे का हो चुका है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का यह पहला दिन है जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 838 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और 100 इंडेक्स 72,740 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हो गया है और उसके बाद 278 रुपये 10 पैसे का हो चुका है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं स्किन इश्यूज के हवाले से, क्योंकि ऊपर ढलने के साथ साथ जल्द भी ढलने लगती है और झुर्रियां आ जाने से सबसे पहले बुढ़ापे के आसार नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। अब इन झुर्रियों से जान छुड़वाकर जवान नजर आना डेफिनेटली हर किसी का ख्वाब है और जिसके लिए बहुत सारी खवातीन और मर्द मुख्तलिफ तरह के टोटके और ट्रीटमेंट्स भी ले रहे होते हैं। अब कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स या तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं जिससे बढ़ती उम्र के असरात को कम किया जा सके, तो एंटी एजिंग के मुतालिक आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया माहिर इमराज डॉक्टर अरीज जुल्फिकार साहिबा ने, उनसे मजीद रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो पहले ये आप हमें बता दीजिएगा कि जो बुढ़ापे के असरात हैं या स्किन पर हमारे वो चीज़ थोड़ी सी रुनुमा होनी शुरू हो जाती है, एंटी एजिंग जो है, तो वो कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है या फिर डिफरेंट फेस फीचर्स के हिसाब से है? देखिए, एजिंग का प्रोसेस जनरली जो है वो 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है, फिर 30 के बाद एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है शुरू होते ही? ठीक है, यानी कि जैसे आपको होश आई। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप व्हेन यू आर 30 बेसिकली, अब 25 पे आपको क्या करना है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें जितना आप रख सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई स्किन है उस पर ज़्यादा जल्दी रिंकल्स आते हैं। जितनी अच्छी हाइड्रेटेड स्किन होगी उसके ऊपर ज़रा देर से आएंगे। तो आप एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। तो आपको डेफिनेटली यू शुड एज ग्रेसफुली। आपका राइट है कि ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो आप उसको ज़रूर आपको करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं कपड़ों पे, दूसरी चीज़ों पे, तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल है। और मुझे लगता है कि अगर आप ज़रा यंग नज़र आ रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा बिल्कुल बूस्ट हो जाता है। मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर इस वर्क लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, कि आपको वो अगर अपना आप शीशे में भी देखने में अच्छा लग रहा है तो आपको दिल नहीं करता कि आप किसी स्ट्रेस की तरफ जाए। और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए आज डॉक्टर साहब, हम जैसे लोग से मुराद ये कि बहुत सारी हमारी कलीग्स जो कि न्यूज़ एंकर्स भी हैं, प्रोग्राम एंकर्स भी हैं, मतलब मीडिया से रिलेटेड लोग जो हैं, क्योंकि अभी भी आप स्टूडियो में बैठी हैं, यहाँ पर आप देख लें कि लाइट फ्रिक्वेंसी किस हद तक ज़्यादा है और हमें डेली रूटीन मेकअप करना होता है। चले प्रोग्रामिंग के लोग तो फिर 3 से 4 घंटे के लिए मेकअप एप्लीकेशन करके रखते हैं, लेकिन जो हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री की कलीग्स हैं, मेल हो या फीमेल हो, उन्हें 8-8, 10-10 घंटे, और हम भी इस टाइम से गुजर चुके हैं। तो क्या हमारा ये प्रोसीजर जरा ज़्यादा तेज हो जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए? बिल्कुल, इसलिए कि जब आपकी ये वाली लाइट्स होती हैं तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब आप इन लाइट्स में बैठे हैं तब भी आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। अच्छा, सन ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता डिफरेंट रेज से, वो उसमें एंटी एजिंग का भी एक आंसर शामिल है कि आपको प्रोटेक्ट करता है कि जल्दी आप एज नहीं करते हैं। तो जब आप ख़ास तौर पर किसी भी तरह की हार्श चीज़ के ऊपर एक्सपोज्ड हैं तो आपकी केयर ज़्यादा बढ़ जाती है।
एक तो ये कि आपने इंटरनल हाइड्रेशन का ख्याल तो रखना ही है, लेकिन आप एक्सटर्नली भी हाइड्रेट करेंगे। आपका मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पे आ जाएंगे। हाइलोनिक एसिड का सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारा सिलसिला चलता है जब तक आपकी झुर्रियाँ आ नहीं गई। ठीक है, अगर आपकी झुर्रियाँ आ गई हैं, यानी कि फाइन लाइन से बात चली गई है अब रिंकल्स पे, तो फिर आपकी होम केयर रेमेडीज भी उस पर काम नहीं करेंगी। आपको प्रोसीजर्स करवाने हैं, लाइक बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, थ्रेड्स हो गए, ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो अब आपको थोड़ा सा रिवर्स ऐसे लोग भी हैं जिनकी जीन्स बहुत अच्छी हैं, वो कितना मैटर करती हैं, वो कितना काउंट करती हैं? जैसे एक्ट्रेस हैं माहनूर बलोच हैं या मरीम नवाज साहिबा हैं, अब इतनी एज के बाद भी मरीम नवाज साहिबा के नाम पे मुस्कुरा रही हैं, क्यों यार छेड़ दिया? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स भी उन्हीं लोगों को सूट करते हैं जिनकी जीन्स भी शायद कहीं बेहतर हो। ट्रीटमेंट्स जब आपके पास इतना पैसा हो और किसी और का हो तो फिर आपको सूट करता है। मतलब ये कि अगर मेरे पास भी किसी और का पैसा होगा तो मैं शायद बहुत क्यों नहीं, जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपको बॉदर नहीं ना करता कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं कैसे हो रहे हैं। लेकिन एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स हर एक पे काम करते रहते हैं, सैलरी एनीवेज डॉक्टर साहिबा, एक जोक्स अपार्ट, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि उनका चेहरा ठीक है, लेकिन अमूमन लोगों स्पेशली लड़कियों की जो हाथ की स्किन है ना, वो उनके चेहरे को मतलब इनके क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती है। ऐसे लगता है कि चेहरा बहुत फ्रेश है, लेकिन हाथ में थोड़े झुरझुरियों टाइप वाले फील होते हैं, थोड़े से सख्त से महसूस होते हैं। फ्रीक्वेंटली वॉश हो रहे हैं और जितने ज्यादा आप उसके ऊपर ज़्यादा सोप्स लग रहे हैं, इस टाइप की चीजें लग रही हैं, तो उसका मॉइस्चर उतना ज्यादा उड़ता जा रहा है। अच्छा, हम फेस पे फिर भी ध्यान दे देते हैं और उसमें ये होता है कि क्योंकि आपने एक दफा मॉइस्चराइजर लगाया, कुछ घंटे आपके गुजर गए, लेकिन हाथ क्योंकि बार बार धुल रहे हैं और आप बार बार मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा एज आपको करते हुए जल्दी नजर आ रहे होते हैं। जैसे आप कोई भी क्रीम्स भी लोग लगा रहे होते हैं, नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं, तो ना हम नेक का ध्यान करते हैं और ना हाथों का करते हैं, सिर्फ हमें चेहरे का होता है, जबकि आपकी एक्सपोज पार्ट्स जितने भी हैं उन सब पे आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। अब जिस तरह ओरल कोलेजन्स अगर आप लेते हैं, आजकल बहुत इस वक्त हाइप भी क्रिएट हुई है और वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करते हैं। आपको आमतौर पे 30s के बाद वो स्टार्ट कर देने चाहिए। अच्छा, क्योंकि कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन की फर्मनेस में बहुत काम करता है, और सिर्फ स्किन में नहीं, आपके हेयर के लिए, नेल्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर किस एज से आपको इस्तेमाल करनी शुरू करनी चाहिए? और जैसे कि हमारे यहाँ तो रुझान यही है कि खुद ही अपने तौर पर सर्च की, मेडिकल स्टोर पर गए और एक क्रीम बाय कर ली, तो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीका तो ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनके मशवरे से किसी क्रीम को स्टार्ट, बट एक स्पेसिफिक एज आप क्या समझती हैं कि जिसमें स्टार्ट कर देनी चाहिए? 25 के बाद आपको कर देनी चाहिए स्टार्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्रोसीजर्स पे जल्दी नहीं आना चाह रहे। जिससे अगर अब हम बात करें कि प्रोसीजर्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव हैं, तो ये आपके अपने हाथ में कि आप जितनी जल्दी केयर स्टार्ट कर देंगे उतना ज़्यादा आप इसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। कोलेजन, ओरल कोलेजन्स को आप स्टार्ट कर दें। हाइलोनिक एसिड, अच्छा मज़े की बात है कि कोलेजन अगर आप ओरल भी ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप खुद से भी लेना चाहते हैं, ऑन द काउंटर जो अवेलेबल है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हाइलोनिक एसिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉइस्चराइजर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ कंसल्ट करें, सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मॉइस्चराइजर को डिसाइड करना है। और आपने जब भी स्किन पे हाइलोनिक एसिड लगाना है, आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। आपने ड्राई स्किन पे कोई फायदा नहीं है। जब हल्की सी नमी हो चेहरे पे, दिन में 2 से 3 बार भी आप लगा ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जब हम लोग हैंड्स क्रीम यूज कर रहे थे, हैंड एंड फीट क्रीम जो हमारी होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कुछ बच्चियां तो अपना बहुत ख्याल रखती हैं, स्कूल एज से ही, कॉलेज एज से ही वो अपने बैग में वो रखती हैं छोटा सा मॉइस्चराइजर अपने साथ, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो जैसे होता है ना, एक ब्यूटी प्रोडक्ट होती है, आपको लगता है कि ये हैंड एंड फीट क्रीम ज्यादा सूटेबल है या कोई ना कोई मेडिकल आपको ट्यूब या क्रीम की तरफ जाना चाहिए? हैंड एंड फीट क्रीम इज फाइन, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करने से बहुत बेहतर है। आप अगर जिन बच्चियों की बात करें जो अर्ली एज से कर रही होती हैं, तो आपको नजर भी आएगा। तो अगर जो नहीं कर रहे और एक टाइम पे जाके वो रियलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें रिवर्स बैक नहीं हो सकती हैं। अब जिस तरह अगर हम प्रोसीजर्स पे जाते हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, ये आपको 10 से 12 साल पीछे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आप 40 से पहले उसको डिसाइड करें। अगर आप 50s में जाते हैं और कहते हैं जी 50s में जाके मैंने बोटॉक्स करवाना है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा तक क्लियर नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे हमें है ना कि सभी कहते हैं कि ये कौन सी उम्र आ गई ये काम करवाने की, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। वो हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। तो मैं तो खुद ये कहती हूँ कि अगर आपको अंदाजा हो रहा है कि आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको वो जरूर
करवाना चाहिए। और दूसरा एक और सवाल मेरा ले लीजिए कि गर्मियां शुरू हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके अभी भी ना चेहरा इतना खिचरा होता है, इतनी ड्राइनेस है फेस पर जिसकी हद नहीं। आप जितना मर्जी मॉइस्चराइजर लगा ले लेकिन धोने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर से ना फेस पर इचिंग फील हो रही है। उधर वहां पे लोग क्या करें? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि फेस वॉश करने के बाद हो रहा है तो वो यही कि आपने फौरन मॉइस्चराइज करना है। अच्छा, आपने डैम्प स्किन पे नहीं किए इसलिए आपको वो खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मॉइस्चराइज, जिस वक्त भी आप नहा के निकले हैं बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। आपने मॉइस्चर को लॉक करना होता है। अगर आप इन केस बिल्कुल ड्राई स्किन पे कर रहे हैं तो वो वही फीलिंग होगी जो आप कह रही हैं। अच्छा, इसलिए आप अगर जिस तरह प्रोसीजर्स की भी आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपके अपनी रिंकल्स किस तरह से आ रही हैं। आपने ये नहीं देखना कि मेरी एज क्या है, ठीक है। अगर आपकी जैसा क्रोज फीट है, बहुत सारे लोग हैं जो सनग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते, या बहुत सारी ड्राई जगहों पे जैसे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आप हाई एल्टीट्यूड पे, तो ऐसे लोगों की स्किन ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है और उनके रिंकल्स जल्दी आते हैं। आपने इस पे नहीं जाना कि आपकी एज क्या है। आपको रिंकल्स आ गए हैं तो आपने उसके लिए जाकर ट्रीटमेंट लेना है। इसको छोड़ दें कि आपकी एज क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीज़ जुल्फ़िकार साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद ये हमारा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट था जिसका हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि डेली बेसिस पर हमारी टीम एक फ्लायर जो है वो शेयर करती है सोशल मीडिया पर। और जब ये फ्लायर शेयर किया गया तो यकीन जानिए हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि अच्छा इनसे मुलाकात कैसे हो रही है। तो हमें भी नहीं आइडिया था कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब ये उन कौन है वो आपको बता देते कि छोटे से 4 साल 8 माह के एक बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और बाबाची के नाम से बड़े ही फेमस हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनका असल नाम है जी, वो भी बताना बड़ा जरूरी है। विजुअल्स आप देख रहे हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त किस्म के मैसेजेस भी हमें देते दिखाई देते हैं। बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, सिर्फ मर्दाना आवाज में नहीं, आवाज में भी। मतलब हैरानकुन बात है, इतना छोटा बच्चा, इतनी जबरदस्त अदाकारी, और दुनिया इस वक्त फैन हुई पड़ी है, मिलने के लिए बेताब है। हमारे स्टूडियोज के बाहर भी इस वक्त रश लगा हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि उनके साथ वीडियोस बनाएं ताकि सबके अकाउंट्स जो है ना जिनके नहीं भी चल रहे हम भी कोशिश करेंगे आज के हम भी इनके साथ आज कोई वीडियो बनाएं। अच्छा जी, बाबा जी ने हमें ज्वाइन किया है, अबू बकर, और उनके वालिद साहब मंसूर अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ? ये मुझे मैं पहले सबसे पहले आपकी और आपकी सारी टीम की शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया। और ये मैंने खुद से स्टार्ट किया है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, लेकिन मेरी नाकामी की वजह अब ये कामयाबी आ गई। मतलब मैंने बहुत कोशिश किया, मैं कामयाब ना हो पाया, फिर मैंने सोचा क्यों ना जो आप ना कर सकता वो बेटा ही कर ले। तब ये बहुत छोटा था, बस उस वक्त कितना छोटा? बेबी बहुत छोटा है ये। नहीं, उस वक्त तकरीबन इसकी उम्र यही 3 साल 3.5 साल। मतलब 3 साल की उम्र में ये बच्चा सोशल मीडिया पर आ चुका था? हाँ, आ चुका था उस टाइम से। ठीक, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? आप ठीक हो? और सुनाओ। हम तो सुना ही रहे हैं, आप सुनाएं। आपको सुनना चाहते हैं लोग, आप ट्रांसलेट करते रहेंगे तो जरा आसानी रहेगी। हाँ, मैं इसको उर्दू बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, जैसे मैं कोशिश करूँ। बाबा जी उर्दू आता? थोड़ा थोड़ा, लेकिन व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा। कितना इतना सा बोल के दिखाओ, क्या आता? कोई डायलॉग बोल देना जिसमें अपने व्लॉग्स में बोलते थे आप। वो ये डायलॉग करता है आगा दवाई आगा डायलॉग करता है मुझे पपश्तो साखलाशी ना जी पपश्तो सर कहता है पश्तो आती है यार कि अगर मैं इसको पश्तो में बताऊं तो इसको समझ नहीं। चलो पश्तो में क्या कुछ भी बोलो अच्छा लगेगा। आप कुछ भी बोलो। क्यों तो आएगा डायलॉग दवाई दवाई मगर के
खड़की में नहीं, खोपड़ी में। क्या है मेरी खोपड़ी में? वो एक डायलॉग है, वो जो हिंदी फिल्मों की आतमाजी सटकली। अच्छा अच्छा, आतमाजी सटकली। वो दवाई है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम क्या। अब इसने खोपड़ी के बजाय खड़की बोल दी। लेकिन इतनी छोटी एज में किस तरह से वो जो फीमेल आवाज वो कैसे निकाल लेते, किसने सिखाया ये? बस हम इसको सिखा देते और फिर कैमरे के सामने बिठा देते हैं। तो कुछ कहलवाएं जरा, उन्हें बताएं, हमारा मैसेज कन्वे करें कि किस तरह से वो फीमेल आवाज कैसे निकालते हैं, कुछ कह के बताएं। ये तो दूसरों की डायलॉग पे वीडियो बनाता है। अच्छा। तो अपनी इसकी कोई भी आवाज़ नहीं है। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए इसकी आवाज़ में कोई वीडियो बनाई जाए। ठीक है। अब भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं जो के लोगों तक हम एक मैसेज जब पहुंचाते तो इसकी आवाज़ से, ओरिजिनल आवाज़ से वो करते हैं। बाकी फ़नी और कॉमेडी जो भी वीडियो हैं वो दूसरों की आवाज़ हम यूज़ ठीक है। और एक बड़ा शिकवा भी आप लोगों ने किया था वसीम बदामी साहब से, अबू बकर ने किया था कि हमें नहीं बुलाया, तो हम कहते हैं कि अगली बार जो रमजान ट्रांसमिशन हमारी होगी उसमें आप आए इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। बाबा जी क्या ढूंढ रहे हैं? रमजान में बुलाएंगे तो आओगे? हाँ। रमजान ट्रांसमिशन करोगे हमारे साथ? अच्छा, पूरी करोगे। तो पीछे के ढूंढ के रहे थे अभी, पीछे क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेट पे, क्या अच्छा लगा आपको? वो जो एक लैंग्वेज का बैरियर है ना, वो जरा मुश्किल है। क्या अच्छा लगा? वो ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा, स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? पढ़ते हो? इकरा, जो इकरा होता है दीनी और दुनिया की दोनों तालीम दी जाती है। अच्छा। हाँ, अभी तो पढ़ाई में कैसे हैं? अच्छा है, बस ये छोटा है, 5 साल उम्र है, तो इस वजह से हम इसके साथ वो भी नहीं करते। हाँ, तो बहुत छोटी है ये तो, बच्चों की ट्यूशन जाने वाली एजेस हैं। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए इनाम भी दिया है, और पढ़ाई के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि पढ़ाई भी मुफ्त होगी। ये ऐलानात तक ही था या फिर कुछ अमल भी हुआ इस पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल किया जा रहा है। ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो यही है कि उन्होंने मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए जो किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। ठीक है। और 16 साल एज तक जो है इसकी पूरी तालीम फ्री कर दी गई है हुकूमत की तरफ से है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, वो दोनों आपस में लगे हैं। इधर आओ। इतने प्यारे बच्चे हो माशाल्लाह, हमें कुछ बोल के दिखाएं। इतने प्यारे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, लेकिन आप इतने छोटे से इतने क्यूट से ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? स्टाइल है सबसे जबरदस्त जो उनका हेयर स्टाइल है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, अच्छा वैसे आपको पता है अनवार भाई क्या जो एक बेटा है ना, उनके भी जो हेयर स्टाइल है थोड़े से बाल लंबे से हैं, कर्ली से हैं, तो उधर फेस, उधर मेरी तरफ नहीं, उधर देखो, लोगों ने आपको देखा। हाँ, आपको देखना है इस वाले कैमरे में, ये इस वाले कैमरे में। ऊपर क्या देख रहे थे? लाइट्स हैं? लाइट्स देख रहे थे। हाँ। कैसी लगी? जबरदस्त लगी। फाइनली थोड़ी उर्दू जो है वो बोलनी आती है। लाहौर कब आए थे? कुछ खाया? हाँ, कुछ खाया। क्या खाया? हैं? क्या खाया? आज सुबह क्या खाया? पराठा खाया? नहीं, पराठा नहीं। अंडा पसंद है? हाँ। अंडा कौन सा, ऑमलेट वाला या वो जर्दी वाला? कौन सा वाला, फ्राई वाला? अनवार भाई को ना मीठा बड़ा पसंद है, चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं। आप खाते हो चॉकलेट? नहीं। चॉकलेट नहीं खाते? नहीं। पसंद नहीं है? तो आपको क्या पसंद है, टॉफीज या चिप्स? नहीं। हाँ, चिप्स पसंद है। अच्छा, कौन से चिप्स खाते हैं? बता दो। इतना सोचते क्यों हैं आप? बेचारा उर्दू सोच रहा होता है, नहीं उर्दू सोच रहा होता है। उर्दू सोच रहे हैं। हाँ, आप उर्दू सीख लो। लाहौर आके कैसा लगा? लाहौर आके कैसा लगा? मैं अच्छी लग रही हूँ आपको?
हाय भाई क्या पूछ रहे हैं, लाहौर कैसा लगा? लाहौर मजा आया। कहाँ घूमने गए हो? कहीं झूले लेने गए थे? हैं कहाँ पे? पार्क गए थे। कौन मंसूर, कौन से पार्क लेके गए थे आप इसे? मुझे तो उसके नाम नहीं पता। अच्छा, बस फोर्ट्रेस स्टेडियम सैर किया, लाहौर दिखाया है? हाँ, बहुत ही ज्यादा सैर ठीक है। किया। और पहली बार आए लाहौर या आते रहते हैं? नहीं, एक बार और आया था। अच्छा, मैं तबलीगी जो रायवन ठीक है वहाँ पर आया था। अच्छा, अबू बकर फर्स्ट टाइम आया? हाँ, ये फर्स्ट टाइम। अबू बकर, फिर मुझे डर गया। चिड़ियाघर गए हो? जू गए हो? चिड़ियाघर मुझे ना डराओ, मैं ये पूछ रही हूँ। चिड़ियाघर गए हो? चिड़ियाघर देखे? जू ये बताओ ना, चिड़ियाघर देखा है आपने? हाँ, ऐसे नहीं। शेर आगाशानी हैं? तो कौन सा जानवर पसंद है? शेर पसंद है? हाँ, शेर पसंद। शेर पसंद है। हाँ। और क्या पसंद है? कैसे? और क्या पसंद है? बंदर देखा? मंकी देखा है आपने? कभी बंदर देखा? कैसे बन जाते हो आप? लड़की कैसे बन जाती हो? अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ऐसे बन जाती हो लड़की। अब ना हम प्रोग्राम को ना मतलब फिनिश करने लगे, खत्म। तो आप ऐसे करो, आज हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग दे दो। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात करेंगे जी। यहाँ माशाल्लाह बहुत क्यूट है।